Hello there, this is Pradeep. I'm teaching for the IIT JEE and NEET students, and today we will discuss about the chapter electrostatics, which is the first chapter of class 12. So इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं? दिस चैप्टर deals with the study of forces, field, and potential arising from a static charge. तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ खास टर्म्स हैं हमारे पास फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, जो कि स्टैटिक चार्ज से अराइज होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करना है हमें। तो ये फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ये वर्ड हमने पहले भी सुन रखा है। कहाँ पर? ग्रेविटेशन चैप्टर में। ये क्लास 11th का एक टॉपिक था ग्रेविटेशन में, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करा था ग्रेविटेशनल फोर्सेस का के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। वहाँ पर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसके वजह से हुआ करती थी? तो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के वजह से, क्योंकि मैसिव ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस पैदा करता था और उसके वजह से कुछ फोर्सेस देखने के लिए मिलते थे हमें, उसके वजह से हमें फील्ड देखने को मिलता था और पोटेंशियल भी। बट यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा ये स्टैटिक चार्ज के वजह से होगा। स्टैटिक का मतलब है रुका होना, बट चार्ज का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यही चैप्टर का फर्स्ट डिस्कशन है, व्हाट इज चार्ज हियर। चार्ज, इसे जानना है हमें तो हमें अपने कुछ पास्ट में जाना पड़ेगा, कुछ हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। कि हम ये जानते हैं कि अराउंड 600 BC एक गांव हुआ करता था, थैलस ऑफ मिलेटस। थैलस ऑफ मिलेटस, जो कि लोकेटेड था ग्रीस में। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन हमने कंसिडर करा था। हुआ क्या था कि एक एम्बर, अगर एम्बर को हम लोग वहाँ ग्रीस में, इन ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यहीं से वो वर्ड इलेक्ट्रॉन कॉइंड हुआ था एक्चुअली। तो सबसे पहले थैलस ऑफ मिलेटस में ये ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया गया था। कहा गया था कि सबसे पहले यही हमने टेक्निकली ऑब्जर्व करा था एक खास फिनोमिनन को। वो क्या था कि एम्बर को अगर रब किया जाए, एम्बर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लोथ, देन it attracts light object। यहाँ पर ये खास खास बात है। हमने क्या देखा था कि एम्बर, जो कि इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसे, तो एम्बर को अगर वुल के साथ या फिर सिल्क क्लोथ के साथ रब किया जाए, एम्बर को वुल के साथ या फिर सिल्क क्लोथ के साथ रब किया जाए, तो क्या देखने को मिलेगा आपको? कि वो एम्बर कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग गया है, या फिर वुल और सिल्क क्लोथ को भी वो अट्रैक्ट करता है। और ये अट्रैक्ट करना साइंटिस्टों को काफ़ी चौंका रहा था। इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं, मैं कहूं कि अगर घर में आपकी चेयर पड़ी हुई, चेयर एक टांग पे खड़ी हो जाए अपने आप, अपने आप मतलब कोई किसी को देखा नहीं आपने उसे खड़ा करते हुए, तो क्या आप चौंकोगे? और दूसरे तरीके से मैं कहूँ, अगर खाना वाना खा रहे हो अब, तो आपके खाने में अगर मटर का दाना है तो मटर का दाना एकदम से उछलना स्टार्ट कर दे, उछल के आपके नाक में चले जाए, कानों में चले जाए, तो क्या ये चौंकाने वाली बात होगी? खाने के प्लेट को आप
अपने हाथ से तुरंत फेंक दोगे या फिर देखने के लिए और गौर करने जाओगे? तो क्यों इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स को, इसमें मैंने चेयर की बात करी और मटर के दाने की बात करी, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और यहाँ पर भी लाइट ऑब्जेक्ट्स उस एम्बर से जो अट्रैक्ट हो रही हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो टेबल का चेयर का एक टांग पे खड़े हो जाना, इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? हमने नॉन लिविंग थिंग्स को हिलते डुलते तो देखा ही है। तो आम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर आम मैटर की खासियत क्या होती है? किसे हम आम मैटर कहते हैं? जनरली हम आम मैटर कहते हैं उन्हें जिनके पास एक ये वाली एबिलिटी हो कि उनके पास मास है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती हैं, वो हिल डुल सकती हैं, लेकिन वो हिलेंगी डुलेंगी तभी जब उन्हें मजबूर किया जाएगा, जब उन्हें फोर्स किया जाएगा। और फोर्स तभी वजूद में आता है, हम तो अब तक यही जानते थे कि फोर्स, नॉन लिविंग थिंग को फोर्स करने का एक ही तरीका है कि उनके कांटेक्ट में जाया जाए। अगर आप चाहते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स हिले डुलें, एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन चेंज करें, अगर वो रुकी हुई है तो रुके हुए होने के स्टेट से वो मूव करने लग जाए। अगर हम चाहते हैं ऐसा नॉन लिविंग थिंग बिहेव करे तो हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स करना पड़ता है। फोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं? चीखते चिल्लाते तो नहीं है उसके ऊपर, हम उससे कांटेक्ट में जाते हैं। जैसे ही कांटेक्ट में जाते हैं वो चीज़ फोर्स्ड होने लग जाती है। तो ये क्लियर बात है कि हाँ, नॉन लिविंग थिंग्स, आम मैटर की खासियत यही है, वो हिलती डुलती हैं लेकिन वो फोर्स्ड होती हैं, तब हिलती डुलती हैं। और फोर्स होने के लिए वो उसको फोर्स करने के लिए कांटेक्ट में जाना ज़रूरी है उसके। यहाँ पर क्या खास बात है कि जब चेयर की बात मैंने करी और मटर के दाने की बात करी, तो चेयर एक टांग पे खड़ा हो जाए और आप उसके इर्द गिर्द कोई एंटिटी को ना देखो, कोई अदर नॉन लिविंग थिंग उसे मजबूर कर रहा है इसे खड़ा करने के लिए, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग ही उसके आसपास तुमने नहीं देखा जो उसे कांटेक्ट में जाकर उसे एक टांग पर खड़ा कर रहा है, तुमने नहीं देखा। ये बात है चौंकाने वाली है ना यहाँ पर, कि किसी को वहाँ पर उसके कांटेक्ट में जाते हुए नहीं देखा जिससे कि वो फोर्स्ड हो जाए नॉन लिविंग थिंग, और वो फोर्स्ड होकर के एक टांग पे खड़ी हो जाए। तुम्हें लगा कि उसके अंदर जान सी आ गई, ऐसा तो लिविंग बींग्स करते हैं। तो ये चौंकाने वाली बात थी कि एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट्स को हिलता हुआ डुलता देखा हमने। एम्बर इसके कांटेक्ट में नहीं गया हुआ है, लाइट ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में जाते हुए नहीं देखा हमने, इसको दूर से ही इसको हिला डुला रहा है। हमें शुरुआत में तो पता ही नहीं था कि ये लाइट ऑब्जेक्ट एम्बर के वजह से हिल डुल रहा है। हमें तो बस इसे हिल हमने इसे हिलता डुलता देखा। और जब लाइट ऑब्जेक्ट्स को हमने रिजिडली पकड़ के रखा तो एम्बर को हिलता डुलता देखा। ऐसा लग रहा था कि ये इन चीज़ों में जान सी आ गई है। ये चौंकाने वाली बात थी। तो हमें मैटर के एक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, हमें सुपर एबिलिटी के बारे में पता चला। तो चार्ज बेसिकली कहा किसे गया है? जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और सुपर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हमने काफ़ी सारी मूवीज, एवेंजर्स तो देखा ही है हमने, स्पाइडरमैन के बारे में सुना है, सुपरमैन के बारे में सुना है। तो मैं पूछूं कि सुपरमैन को सुपरमैन क्यों कहते हो आप? क्योंकि उसके पास एबिलिटी है कुछ ऐसा कर पाने की जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से चार्जेस होती हैं मैटर्स में, सुपर एबिलिटी वाले मैटर्स का नाम चार्ज कहा गया। बट उनकी सुपर एबिलिटी है क्या ऐसी जो उन्हें नॉर्मल मैटर से अलग करते हैं? अभी मैंने बताया कि नॉर्मल मैटर्स क्या कर सकते हैं, और और इस चार्ज के पास सुपर एबिलिटी क्या है कि ये वो मैटर्स हैं जो किसी और मैटर को फोर्स कर सकती हैं और खुद भी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती हैं विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट। नॉर्मल मैटर्स भी फोर्स करते हैं बट वो कांटेक्ट में जा करके किसी और मैटर को फोर्स करती हैं, बट ये दूर से ही। तो ऐसे मैटर्स को ही हम चार्ज कह रहे हैं यहाँ पर। देन चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द प्रॉपर्टी, अब मैं सीधे चार्ज की बात कर रहा हूँ, इट इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी of matter
by virtue of which that matter can experience a force without coming into contact with anything. When, ये बात ध्यान रखना, when present in the vicinity, in the vicinity of other matter which have same ability. सेम एबिलिटी मतलब इस मैटर के पास भी, ये बिल्कुल वैसे ही मैग्नेट की तरह। अभी मैं समझाता हूँ क्या बोला इसने, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके वजह से, ये एक एबिलिटी है जिसके वजह से वो मैटर एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स को। जैसे स्पाइडरमैन एक्सपीरियंस सेंस कर लेता था पीछे से कोई उससे कोई हार्म पहुंचाने आता था, तो स्पाइडर सेंस, तो वो नॉर्मल बात तो थी नहीं। तो यहाँ पर मैटर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं मतलब एक्शन का रिएक्शन होगा, तो ये फोर्स भी कर रहे होंगे जिसके वजह से फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसके वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो दैट मैटर कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट, ये खास बात है, विद एनीथिंग व्हेन प्रेजेंट इन द विसिनिटी, जब वो प्रेजेंट हो उसके किसी अदर सेम एबिलिटी वाले मैटर के आसपास में। अगर सेम एबिलिटी वाले मैटर के आसपास में वो मैटर प्रेजेंट है तब वो एक्सपीरियंस कर सकता है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह, एक मैग्नेट फोर्स तभी महसूस करता है ना जब दूसरा मैग्नेट उसके आसपास लेकर के आ जाओ, या मैग्नेटिक सेंसिटिव चीज़ें, थिंग्स फोर्स तब फील करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स तब उसके आसपास में जब मैग्नेट आ जाए। क्लियर है बात ये? व्हाट इज चार्ज देन?